बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम थोड़ा सा स्टमक का जो रिमेनिंग पार्ट था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने स्टमक के ऊपर डिस्कशन की थी और मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी, ये सामने है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके हमने 3 काम पढ़े थे और हमने ये स्टमक का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कहा था इसके 3 रीजन होते हैं और ये तीनों रीजन भी आप लोगों से शेयर किए। इन तीनों रीजन का आप लोगों को काम भी बताया। फिर हम आ गए थे गैस्ट्रिक जूसेस के ऊपर। मैंने कहा था 3 किस्मों के सेल होते हैं, नाम आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इनके काम भी आप लोगों से मैंने शेयर किए थे और सारा चलते चलते हमने कहानी यहाँ तक पहुँचाई थी कि स्टमक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की केमिकल डाइजेशन होती है और वो हमारे पास प्रोटीन है। और बड़ी बड़ी जो प्रोटीन की लंबी जो चेन थी हमने उसको शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट किया और उसका नाम हमने रखा पेप्टोन्स। यहाँ पे मैंने डिस्कशन लास्ट टाइम ख़त्म की थी और मैंने कहा था कि स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन की केमिकल पार्शियल डाइजेशन होती है। अगर इसकी प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन हमें देखनी है तो उसके लिए हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये प्रोटीन आपकी आखिरकार किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमीनो एसिड में, और तब हम कहेंगे कि अब प्रोटीन फुली क्या हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है। बहरहाल थोड़ा सा इसका पोर्शन रह गया था, वो हम आज की डिस्कशन के अंदर कवर करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि स्टमक के अंदर जो आपका फूड है वो 4 घंटों तक रहता है। मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी स्टार्ट के अंदर। जिस तरह से बेटा आपने माउथ के अंदर देखा था ना कि फूड को हमने च्युइंग किया, उसकी हमने मास्टिकेशन की और बॉल की तरह एक मास बनाया था। आप में से किसी को याद है उस मास का नाम हमने क्या रखा था? वीडियो पॉज करें और मुझे जवाब दें। उसका नाम हमने रखा था बोलस। सही बेटा, उसका नाम हमने क्या रखा था? बोलस रखा था। अब इस तरह से जब फूड स्टमक के अंदर आ जाता है, 4 घंटे तक जब रहता है, तो वहाँ पे प्रोटीन की केमिकल डाइजेशन भी होती है, अच्छी खासी मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। तो ये जो फूड है ना, ये क्रीमी पेस्ट की फॉर्म ले लेता है। जिस तरह से सुबह हम कॉलगेट करते हैं या क्लोजअप पेस्ट करते हैं, बिल्कुल आपका फूड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं? चाइम का नाम देते हैं। सही है बच्चा। जिस तरह से माउथ के अंदर आपका फूड बोलस कहलाता है, सेम इसी तरीके से स्टमक के अंदर आपका फूड चाइम कहलाता है और ये बिल्कुल क्रीमी पेस्ट की फॉर्म में होता है। इस वक्त सिर्फ प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन हुई है और एमाइलेस ने थोड़ी बहुत डाइजेशन करवाई थी माउथ के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो स्लेवरी एमाइलेस ने, तो अब तक हमने सिर्फ 2 चीज़ों की केमिकल डाइजेशन देखी है। एक तो हमने स्टार्च या ग्लाइकोजन की देखी है, स्लेवरी एमाइलेस ने करवाई थी माउथ के अंदर, और दूसरी हमने यहाँ पे देखी है जो कि क्रीम अपना पेप्सिन करवा रहा है प्रोटीन की, वो भी पार्शियल डाइजेशन करवा रहा है। सही है बच्चा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि अब ये जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ये हम अब ट्रांसफ़र कर देंगे किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पहले पार्ट को, जिसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो इसके लिए जो वॉल लगा हुआ है उसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पायलोरिक स्फिंक्टर उसका क्या है? नाम है। सही है बच्चा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है। वो नोट ये है कि आपने कहा था कि सर स्टमक के अंदर 3 किस्मों के सेल होते हैं और इन 3 किस्मों के सेलों का काम है गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करना? सीक्रेट करना। सही है बच्चा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन तीनों सेलों को आखिरकार मैसेज कौन देता है कि आप गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करें? तो आपके पास जवाब नहीं होगा, पर थोड़ी देर में आपको जवाब दे देते हैं। तो स्टमक के अंदर से बेटा एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन है। अच्छा, हार्मोन्स का आप लोगों को पता होगा कि हार्मोन्स आर दी केमिकल मैसेंजर। ये हमारे पास बेसिकली क्या हैं? केमिकल मैसेंजर हैं जो ज़्यादातर ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं। इनका काम होता है ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। आप इंटर में आओगे तो चैप्टर नंबर 3 जो है उसका एक पोर्शन वो सारा का सारा हार्मोन्स के ऊपर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर कवर करवाऊंगा। तो बहरहाल ये कहता है कि स्टमक एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम गैस्ट्रिन है और इसका काम क्या होता है? ये गैस्ट्रिक जूसेस को जाके क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, बच्चे मुझे कहते हैं कि सर चलो मान लेते हैं गैस्ट्रिन ने तो गैस्ट्रिक जूसेस को एक्टिवेट किया, लेकिन इस गैस्ट्रिन को एक्टिवेट कौन करेगा? तो इसको एक्टिवेट करने वाला आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा। जो ऊपर से फूड आ रहा है ना इसोफेगस से, वो जैसे स्टमक के अंदर आता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है, वो आके आपके गैस्ट्रिन को क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। और गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। सही है बच्चा, ये बात आपके जहन में रहेगी। ये कहता है कि जब आपका स्टमक बिल्कुल फिल हो जाता है फूड के साथ बिल्कुल, तो एक छोटी सी पेरिस्टाल्सिस वेव्स क्या होती है? फील होती है और उस वेव को कहा जाता है मिक्सिंग वेव्स। और ये कहता है कि ये जो वेव्स है ये हर 20 सेकंड्स के बाद क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जस्ट बेटा ये आप लोगों का देखो स्टमक है और जब ये फिल हो जाता है
तो आपको पता है कि ये स्टमक के वाल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक छोटी सी हल्की सी हर 20 सेकंड के बाद एक वेव प्रोड्यूस होती है, और उस वेव को क्या कहा जाता है, मिक्सिंग वेव्स कहा जाता है। और ये वेव जो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से होती है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से होती है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक वाल या गट वाल, उसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस। चलो हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं पेरिस्टाल्सिस को कि ये क्या है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी, द बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द जीआईटी। तो बेटा ये जो आपका जीआईटी है ना, जो माउथ से लेके एनस तक शुरू हो रहे, इसकी ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को प्रोपल्सिव मींस आगे की तरफ, ये मूवमेंट हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर होती है, तभी आपका फूड नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। देखो ना, आप जब रात को खाना खाते हो तो खाना खाने के साथ आप सो जाते हो। चलो मैंने मान लिया कि आप माउथ से खाने को नीचे खुद उतारते हो एसोफेगस के अंदर। जब खाना एसोफेगस के अंदर आ जाता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या एसोफेगस से स्टमक में खाना आप पीछे क्या मुंह में उंगलियां डाल के पीछे क्या इसको स्टमक में डालते हो, फिर स्टमक से फिर आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई डंडी लेके खड़े हो जाते हो, डंडी मारते हो, फिर वो जो है एसोफेगस में आती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में? ऐसा तो नहीं है, आप तो सो जाते हो खाना खा के। तो सोने के बाद आपने कभी सोचा है कि ये खाना आगे की तरफ मूव कैसे कर रहा है, ये प्रोपल्सिव मूवमेंट कैसे हो रही है? तो बेटा ये जो स्टमक की वॉल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये मूवमेंट करती है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जो फूड को आगे की तरफ क्या करते हैं, धक्का देते हैं, मूव करवाते हैं, और इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। अच्छा, यह डेफिनेशन अगर समझ नहीं आई तो आप ये भी कह सकते हो कि सर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होती है गट वॉल की, मींस जीआईटी की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसको भी हम किसका नाम दे सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस का नाम दे सकते हैं। अच्छा, ऐसी पेरिस्टाल्सिस का जो अपोजिट होगा वो हमारे पास एंटी पेरिस्टाल्सिस होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ ही गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। तो भाई कभी कभी हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कभी कभी हम अपने दोस्तों के साथ शादी में चले जाते हैं और माशाल्लाह इतना ढूस जाते हैं कि जो आ रहा होता है खा रहे होते हैं। मीठा आया वो खा लिया, सालन आया वो खा लिया, बिरयानी आई वो खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। इतनी सारी जब चीज़ें आप खा लेते हो ना, तो बेटा क्या होता है कि आपका स्टमक एक तो डिस्टेंट हो जाता है। डिस्टेंट होने के साथ साथ आपकी जो म्यूकोजा है ना, स्टमक की जो लेयर से म्यूकोजा कहा जाता है, ये बेटा इरिटेट होना शुरू हो जाती है। और जब ये इरिटेट होना शुरू हो जाती है तो आपके स्टमक के जो मसल्स हैं वो तेज़ी से, बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टमक यहाँ से स्क्वीज्ड हो जाता है, मीन्स साथ हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कहा था ना कि यहाँ पे एसोफेजियल स्फिंक्टर जो कार्डियक वाल हमने पढ़ा था, वो वाल यहाँ से खुल जाता है। तो प्रेशर से जो भी आपने खाया होता है वो सारा आप बाहर निकाल देते हो इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, जिसे साइंस की ज़बान में क्या कहा जाता है, एंटी पेरिस्टाल्सिस। तो बेटा जब भी खाओ तो सोचो कि आपका अपना पेट है और ये चांस आपको आगे बहुत बार मिलेंगे, तो लिमिटेड खाओ, थोड़ी सी जगह आप स्टमक के अंदर छोड़ दो ताकि आप पानी पियो तो वो भी आपका अच्छे तरीके से स्टमक के अंदर डिज़ोल्व हो पाए, अच्छे तरीके से पहुंच पाए। अब आप इतना खा लेते हो कि वो पानी आपका मुंह में ही पड़ा रहता है, अंदर जाने की भी गुंजाइश नहीं होती। तो भाई ऐसी हरकतें ना किया करो। अच्छा, एक तो रीज़न होता है ये। दूसरा रीज़न क्या होता है कि ये हमारे पास स्टमक है, बिल्कुल इम्टाइड है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड पड़ा हुआ है, बस बाकी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। बाज़ औक़ात डॉक्टर कभी कभी हमें कोई टैबलेट दे देते हैं, हम कोई टैबलेट वगैरह ले लेते हैं, तो अमूमन ये होता है कि ये टैबलेट्स जो हैं कभी कभी इरिटेबल होती हैं, इरिटेट करती हैं, इरिटेशन काज करती हैं। तो ये जो म्यूकस की जो वाल है, स्टमक की जो वाल है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं ना, तो ये टैबलेट्स आके इसको करती हैं इरिटेट। सही है, जब इरिटेट करती हैं तो ये जो स्टमक की जो ये म्यूकोजा है ये सिग्नल देती है ब्रेन को। सही है बच्चा। अच्छा, जब ये ब्रेन को सिग्नल देती है तो ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लूगेंटा। ठीक है, ये एक बहुत वाइटल पार्ट है और इस पार्ट ने कंट्रोल करना होता है इसकी मूवमेंट को। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, वोमिटिंग का सारा सिस्टम इस मेडुला ऑब्लूगेंटा ने करना होता है कंट्रोल। तो जब आप कोई ऐसी टैबलेट ले लेते हो जो आपके म्यूकोजा इसकी स्टमक की म्यूकोजा को इरिटेट करती है, तो ये म्यूकोजा मैसेज देती है ब्रेन को। तो इस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए मेडुला ऑब्लूगेंटा क्या करवाता है, आपसे वोमिटिंग काज करवाता है। तो जब आप वोमिटिंग करते हो तो वो जो टैबलेट या जो भी आपकी इरिटेशन है वो सारी आपकी कहाँ चली आती है, बाहर चली आती है,
है, इस तरह से आपका स्टमक दोबारा से क्या हो जाता है, एम्प्टाइड हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, जो आपने टैबलेट ली हुई होती है, वो भी आपकी कहाँ चली आती है, बाहर चली आती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटी पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। या तो ओवर डिस्टेंशन की वजह से हुई है, या तो आपने कोई ऐसी टैबलेट ले ली है या ऐसी कोई चीज़ खा ली है, लाजमी नहीं है कि टैबलेट हो, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जो कि आपके स्टमक की म्यूकोजा को इरिटेट करे, फिर ये मैसेज देगी ब्रेन को। तो इस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए ब्रेन क्या करेगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा से एक नर्व भेजेगा और वो नर्व सीधी यहाँ पे आके खुलेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो भी यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ से एसोफेगल जो स्फिंक्टर वाल होता है, जो कार्डियक वाल होता है, वो यहाँ से खुलेगा और आपके माउथ में जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा बाहर चलाएगा इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, जिसे आप एंटी पेरिस्टाल्सिस भी कहते हो। ये कहता है एक्सेसिव जीआईटी इरिटेशन, या तो कोई जीआईटी इरिटेशन है, आपने इरिटेंट खा लिया है, या तो ओवर डिस्टेंशन हो गई है, यानी कि आप ज़्यादा ढूस गए हैं, तो उसकी वजह से हमें एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है। और ये कहता है कि क्या होता है कि व्हेन द एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जब एब्डोमिन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका जो स्टमक है वो स्क्वीज्ड हो जाता है। नतीजे में क्या होगा, जो स्फिंक्टर वाल, कार्डियक वाल जो गैस्ट्रोएसोफेंजियल में लगे हुए होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, खुल जाते हैं। नतीजे में आपके गैस्ट्रिक के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ होता है वो एसोफेगस से मूव करता हुआ आपके माउथ से बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग। सही है बच्चा, जिसे हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टाल्सिस। तो भाई जब भी खाओ अपना पेट समझ के खाओ। और यहीं पे हम अपने आज की डिस्कशन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टमक का सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस और जो भी अंदर फिजियोलॉजी है, जो भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।